हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब वीडियो सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस की एथिकल इशू केस स्टडीज वगैरह इसमें हम लोग देखते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बायो एथिक्स के बारे में बताया था और लास्ट का एक टॉपिक जो है रिसर्च, पेशेंट, पॉपुलेशन और मिलिट्री अप्रोच जो है वो रह गया था। तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, ये बायो एथिक्स में हमने स्टडी ऑफ मोरालिटी के बारे में बात किया था, बिगिनिंग ऑफ लाइफ इशू, एंड लाइफ इशू एंड एथिकल कंसर्न मेडिकल रिसर्च। सबसे पहले हमने बात किया था बिगिनिंग ऑफ लाइफ इशूज के बारे में। इसमें अबॉर्शन देखे थे हमने, अनबोर्न चाइल्ड देखे थे, स्टेम सेल रिसर्च देखे थे, ह्यूमन क्लोनिंग और डिजाइनर बेबी देखे थे। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो एंड ऑफ लाइफ इश्यूज में हम लोग इथनेसिया देखे थे, इथनेसिया की डिबेट्स और इंडिया में इथनेसिया के क्या रूल्स है, ठीक है, तो वो देखे थे। और लास्ट में हमने बात किए थे सुसाइड के बारे में। और अरुणा सानबोक की एक हमने स्टोरी भी देखे थे, इथनेसिया जिसके वजह से आया गया था, लीगलाइज किया गया था हमारे पैसिव जो इथनेसिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रिसर्च, पेशेंट्स, पॉपुलेशंस एंड एक्सेस। क्या बताया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक देखना है, जिसे हम लोग लीगल स्टेटस ऑफ सुसाइड इन इंडिया, ये वाली टॉपिक हमारी रह गई थी। इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये आपके पेज नंबर 65 में है, ठीक है। अगर आपके पास एथिक्स की बुक है तो उसमें लीगल स्टेटस ऑफ सुसाइड इन इंडिया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ केयर जो रेगुलेशन एक्ट आया था, कब, आपके 2017 में। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है उस चीजों को जानिए। देखिए इसमें 4 चीजों को बताया गया। सबसे पहले मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट हम लोग किस मैनर में करेंगे, ठीक है। अगर हर एक पर्सन की देखी जाए, बात की जाए, तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, उसका किस तरह से मेंटल इलनेस को किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे जो है सही कर सकते हैं, तो उसके बारे में ट्रीटमेंट बताया गया। पहले क्या होता था, जैसे आप शॉक वगैरह देते थे, ठीक है, शॉक वगैरह देते थे, या फिर उसके जगह पे जो क्या नाम है, आप जहां पे चोट लगी है उसको दोबारा अगर चोट लगाया जाए, फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करते थे। लेकिन क्या ये एक्टिविटी सही होती थी उस टाइम पे? तो क्या इन सब चीजों से ठीक हो सकता है? तो वही चीज को सुधारने के लिए आपके मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में बताया गया मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, कि एक इंडिविजुअल जो है स्पेसिफाई है, जिसका हम जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन ले सकता है, वो जानता है कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से इसको एडमिशन करना है हॉस्पिटल में, किस तरीके से। आपने वो तो देखे होंगे मुन्ना भाई MBBS, उसमें कैसे एक इंसान जो है पूरी लाइफ जो है टाइम पे कुर्सी पे बैठे बैठे बिताता है, फिर उसको किस तरह से मेंटल हेल्थ उसका किस तरह से काम कर रहा होता है, और बाद में उसको कैसे, जैसे समाज में सोशल में उसको रहने के वजह से उसकी जो याददाश्त है, जो उसका बॉडी है, वो कहीं ना कहीं फंक्शन करने लगता है। तो ये चीज दिखाया था वहां पे भी, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। एक इंसान है, अगर आप उसको एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आप एक टीचर हो और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर मान लीजिए, सपोज करो आपने एक टॉपिक दिया पढ़ने को, वो अगले दिन उसको मेमोराइज नहीं किया, ठीक है, पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए दिया भी और वो रीड नहीं किया। तो आप क्या करते हो, उसकी वजह नहीं जानते हो कि वो किस वजह से ऐसा कर रहा है कि उसको ये पढ़ नहीं पा रहा है। आप आए और सीधा उसको पिटाई लगा दिए, ठीक है, पिटाई लगा दिए। तो क्या ये ठीक है? तो इसी चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पे रोका गया है। मेंटल हेल्थ की कंडीशन में भी यही चीज कहा गया है कि आप पहले वजह तो जानो, किस वजह से वो नहीं हो रहा है, किस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा वो। अब दूसरी बात करते हैं एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर। सेकंड जो है एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर। देखिए, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्यों बनाया गया?
ताकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में लोगों की हेल्थ जो है ठीक किया जा सके। अगर लोगों की हेल्थ ठीक नहीं होगी, क्या वो वर्किंग कंडीशन में वर्किंग कर पाएंगे? आंसर है नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये वर्किंग नहीं किए, क्या हमारे ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे? सपोज करो आपके कंपनी में 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, और 10 के 10 बीमार पड़ गए और उनके पास इतना पैसा नहीं है, चलो 10 भी नहीं, आप सपोज करो 3 वर्कर बीमार पड़ गए, ठीक है, और उनके पास इतना पैसे नहीं है ताकि वो जाके इलाज करा सके। अगर आप उनको ESI की फैसिलिटीज नहीं दोगे, क्या वो ठीक से अपना इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज को यहाँ बताया गया है कि एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर, कि हर इंसान को राइट टू इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, और अगर वो मेंटल इलनेस है तो उसको भी, वो भी पर्सन कहीं ना कहीं इक्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए अपना चीज रखता है, ठीक है। इक्वालिटी जो उनके अंदर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी उनके साथ भी वैसे ही होना चाहिए। और एक चीज क्या कहा गया है, और चीज कहा गया है सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करना। पहले आपको पता है सुसाइड अगर कोई करता था तो उसको क्या किया जाता था, भैया आपने सुसाइड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया लेकिन आप बच गए, तो आपको क्या काम करते हैं, जेल में उठा के डाल देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है, इसकी मेंटल प्रेशर तो और ज्यादा बढ़ रही है, मेंटल इलनेस और ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो सुसाइड करने वालों पे अब ये कहा गया है कि नो मोर क्राइम इन इंडिया, देयर विल बी नो मोर इलेक्ट्रिक शॉक फॉर मेंटलिटी इल चिल्ड्रन, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने की, शैल बी प्रिज्यूम अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत है, वो सुसाइड की वजह तो बताओ, क्या वो सुसाइड मेंटल प्रेशर की वजह से तो नहीं कर रहा है? अगर वो मेंटल प्रेशर की वजह से कर रहा है और आपने उसको उठा के फिर से जेल में डाल दिया, तो उसकी मेंटल प्रेशर को ठीक करने के बजाय आप तो उसको और बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे करनी क्या चाहिए, यहाँ पे करनी ये चाहिए कि काउंसलिंग किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो उसकी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। होता है ना, जब तक आप बीमारी को नहीं पकड़ोगे तो उसमें इलाज किसका करोगे, ठीक है। तो इसमें एक एथिकल कंसर्न भी जुड़ा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पे एथिकल कंसर्न में जोड़ा गया है कि भैया अगर आप ये एक्ट सब लेके आए हो, इसमें प्रोविजन लेके आए हो, क्या इसमें एथिकल कंसर्न नहीं है? एथिकल कंसर्न है, क्योंकि इंसान एक खुद भी सोच सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी बच्चे को पीट रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या उसमें एथिकल कंसर्न है? अगर एक बच्चे को 2 घंटे तक आप मुर्गा बना के रखो, क्या वो सही है? या उसकी कमी को पहले पता लगाओ कि क्यों ऐसा कर रहा है, फिर उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग किया जाना चाहिए। कोई आदत एक बार में नहीं छूटता है, लेकिन एक दिन जरूर छूटता है, ठीक है ना। चलिए अगली और क्या बताइएगा, और बताया गया कि इंश्योरेंस की फैसिलिटीज इनको मिलनी चाहिए। इंश्योरेंस, जो भी इंसान अगर मेंटल इलनेस है तो वो भी, फिजिकल इलनेस है तो उसको भी सेम टाइप से आपको जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। यही चीज और बता रहा है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है, मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, एक्सेस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, सुसाइड डिक्रिमिनलाइज, इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें कह रहा है रिसर्च, पेशेंट, पॉपुलेशन एंड एक्सेस। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भैया अगर आप ये तीसरा टाइप है बायोएथिक्स के। बायोएथिक्स में आप रिसर्च करो, पेशेंट्स को भी देखो, पॉपुलेशन भी देखो, एक्सेस भी दो। क्या बताया जाए, सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च की। आप कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 में वैक्सीन पे काफी ज्यादा रिसर्च हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि, और वैक्सीन कंपनियों में होड़ भी लगी थी कि कौन जल्दी बनाएगा, ठीक है ना। तो वैक्सीन रिसर्च क्यों किया गया? ताकि जो बीमारी है उसको खत्म किया जा सके, जो आपका इलनेस है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। जो हेल्थ कंसर्न है, किस वजह से हेल्थ कंसर्न बना हुआ है, ठीक है, उसको दूर करना है।
वो बीमारी को दूर करना है, तो इसके लिए रिसर्च होना जरूरी है। और इसमें कहीं ना कहीं एथिकल चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। एथिकल चीजें इसमें क्या चीज कि पॉपुलेशन, अगर रिसर्च कर रहे हो तो किस पे कर रहे हो, whom, क्यों कर रहे हो, why, कहां कर रहे हो, where, कैसे कर रहे हो, how। तो ये सारी चीजें whom, किसके ऊपर कर रहे हो। रिसर्च अगर कर रहे हो, आप जानवरों के ऊपर कर रहे हो या आप इंसान ह्यूमन के ऊपर कर रहे हो, क्या इसमें उनका एथिकल कंसर्न जुड़ा हुआ नहीं है। क्या अगर इस इंसान की या इस एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका हर्जाना कौन देगा, क्या उसका कोई एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है। वाई, क्यों करते हो, रिसर्च करने की क्या जरूरत है, ताकि हमें नई नई जो बीमारियां आ रही है, न्यू स्ट्रेन जो आ रहे हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि कोवावैक्स ओम जो है वो डिस्कवर हुआ है, किस वजह से हुआ है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उस पर इफेक्टिव रिसर्च के लिए एमआरएनए वैक्सीन बनाया गया। कहां कहां होना चाहिए, ये जहां जरूरत है वहां पे, नीड है वहां पे। आप टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए करते हो, क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज बैंक में नहीं कर सकते, बिल्कुल मना है नहीं, वहां रिक्वायरमेंट है, वहां अगर आप नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप एक स्कूल में मान लो टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो भी आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, लेकिन जहां पे लाखों लोगों का अकाउंट मेंटेन रखना है वहां आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कैसे, अब हाउ, कैसे करोगे आप रिसर्च, कैसे करोगे, सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, जो रिसर्च जिसके ऊपर हो रहा है उसको सेफ्टी भी मेजर्स रखना है, और किस एरिया में हो रहा है इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्या वहां के लोग ही ज्यादा इफेक्टेड है तो वहीं पे हो रहा है या और कहीं हो रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बता रहा है फाइनेंशियल द हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे मैंने बताया आपके पास सब है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आपके पास हेल्थ केयर वगैरह सब कुछ है, ठीक है। इलाज करने के लिए जो बहुत बड़ी बीमारी है उसको इलाज करने के लिए पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आप उसी इलाज को करवाओगे नहीं, या अपने आप को मरने दोगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एथिकल कंसर्न जुड़े हुए हैं। जैसे एक पर्सन आपने इकोनॉमिक्स के 9th क्लास में एक कहानी सुना होगा, दो बच्चों की कहानी, जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और एक अमीर परिवार में पैदा हुआ। उसको एजुकेशन अच्छा मिला तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, दूसरे को एजुकेशन भी नहीं मिला प्लस हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं मिला, जिसके कारण वो मच्छी बेच रहा है, ठीक है ना। तो क्या थी, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन ही ठीक नहीं थी। जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, आप हेल्थ केयर आपको कितनी अच्छी दे दिया जाए कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, जब तक आप खुद स्टेबल नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। रैंडमाइज क्लिनिक ट्रायल, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए एक और चीज भी है इसमें इंक्लूडेड है, आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जो है हमारी बढ़ रही है और उसके वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और जिसके कारण से जो आप आजकल के रिसर्च है वो कहीं ना कहीं रिस्की होते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रैंडमाइज क्लिनिक ट्रायल की। क्लिनिकल ट्रायल कैसे होती है, आपने क्या किया, अलग अलग स्टेट से, मान लो ये भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, ठीक है। अब आपने चूज करना है, तो यहां से कुछ लोगों को चूज कर लिया, यहां से कुछ चूज कर लिया, यहां से, यहां से,
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, और कुछ लोगों को यहाँ से। तो जब आपने चूज किया तो इन पे रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किया, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल इन पे किया, और इनके क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट निकल के आए सामने, ठीक है, आपको रिजल्ट निकल के सामने आए। अब वो जो क्लिनिकल ट्रायल आप अलग अलग जगह से कर रहे हो, क्या उसमें एथिकल कंसर्न जुड़ा हुआ नहीं रहता है? क्या आप ऐसे ही किसी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मजबूर कर दोगे? जरूरत है तो मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दोगे क्या भाई आओ क्लिनिकल ट्रायल कराओ? तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को कुछ सेफ्टी दिए जाने चाहिए, कुछ प्रोमिस करने चाहिए। ये नहीं कि भैया आओ और क्लिनिकल ट्रायल करो, डेथ होगी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उनको सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको उनके जो परिवार है उनको भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि वो मुआवजा मिल सके, ठीक है। ये सारी चीजों की एडुकेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो। और साथ ही साथ कंसेंट भी जरूरत है। आप अगर कंसेंट नहीं ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेनिफिशियरी ऑफ रिसर्च। देखिए क्या है, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन ये बेनिफिशियरी होती है। क्यों? आप कोविड-19 में देखे होंगे, इसकी जो वैक्सीन है किसके लिए बेनिफिशियरी था? पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी कितने लोगों के लिए, क्या वो बेनिफिशियरी ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, सिर्फ थोड़े से लोगों, थोड़े से पॉकेट्स के लिए तो नहीं है। ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम भी इसमें रिसर्च और जो है तेजी से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है मिलिट्री एथिक्स। मिलिट्री एथिक्स कहाँ कहाँ काम आता है? लॉज ऑफ वॉर। आप लड़ाई करने जा रहे हो, वहां के वॉर के क्या क्या लॉ है, जैसे आपको सिविलियन को नहीं मारना है, ठीक है। अगर सिविलियन डेथ होते हैं तो इसमें एथिकल कंसर्न जुड़े होते हैं। आप किसी की राइट्स ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिविलियन क्या होती है? सिविलियन जो लोग वहां के रहने वाले लोग हैं, आप उनकी जान नहीं ले सकते। आपकी लड़ाई मिलिट्री के साथ है तो मिलिट्री के पर्सन को आप मार सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई करना, आपने अगर मिलिट्री फोर्स का इनिशिएशन किया है, शुरुआत किया है, तो अपनी जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आपने क्यों की है, क्या जरूरत था करने का, क्या कोई रिक्वायरमेंट पड़ी थी? कल अगर चाइना हम पे हमला कर दे, चाइना अगर हम पे हमला कर दे तो क्या हम मिलिट्री एक्शन नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। वो मिलिट्री एक्शन दिखा रहा है तो हम भी दिखाएंगे। अगर वो एयरफोर्स भेज रहा है तो हम भी एयरफोर्स भेजेंगे, ठीक है ना। वो परमाणु बम यूज कर रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि किस वजह से ये शुरुआत हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और डिसीजन जो होना चाहिए टारगेटेड इन वॉरफेयर, जो वॉरफेयर में टारगेट लिया गया है उस पर जो डिसीजन लिया जाता है, आपने डिसीजन किस वजह से लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, किस कारण से लिया, कि ये डिसीजन लेना सही था, तो ये भी एक एथिकल कंसर्न के साथ जुड़ा हुआ है। चॉइस ऑफ वेपनरी, आप हथियार का कौन से हथियार का यूज कर रहे हो। अब पता चला सामने वाला लाठी में है और आप AK-47 लेके आ गए, ठीक है ना, तो क्या वो बराबरी की लड़ाई है? तो वो की ना बराबरी की लड़ाई नहीं बननी है। अगर आपके पास AK-47 है तो उनके पास भी AK-47 होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट तो कम से कम हो। वो लड़ रहा है लाठी से, आप लेके आए तो तोप गोला बारूद, ठीक है ना। अगला है हैंडलिंग स्टैंडर्ड फॉर मिलिट्री प्रिजनर एंड रिफ्यूजी। आप रिफ्यूजी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, किस कंडीशन में, किस तरीके की बिहेवियर कर रहे हो प्रिजनर के साथ, रिफ्यूजीज के साथ किस तरह की बिहेवियर कर रहे हो। कहीं ये बिहेवियर आपको भारी ना पड़ जाए, आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को भी खराब ना करे, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये सारी कंसर्न को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि भैया अगर हम रिफ्यूजी को क्या कर रहे हैं, दोबारा से अगर उनके साथ अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पे वो डिप्लोमेटिक असर जो है वो कहीं ना कहीं दिखेगा, तो उसको हैंडल भी हमें ढंग से करना पड़ेगा। कि वायलेशन लॉ को कैसे आप
कि कौन कौन से मेथड से आप डील कर रहे हो। अगर लॉ का वायलेशन होता है, लॉ ऑफ वार में वायलेशन होता है, तो वो कौन से मेथड से आप डीलिंग कर रहे हो, किस मेथड की वजह से डील किया जिसकी वजह से वायलेशन हुआ। तो ये भी चीज आपको जस्टिफाई करनी होगी। ये सारे हमारे क्या है, मिलिट्री के एथिक्स है। आप वेपन का चूज करना, मिलिट्री फोर्स का चूज करना, आपने मिलिट्री फोर्स अगर इस्तेमाल किए हो तो क्यों किए हो, क्या लॉ ऑफ वार थे, ठीक है, आपने वेपन को कैसे चुना, मिलिट्री प्रिजनर के साथ और रिफ्यूजी के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखा। तो ये सारे क्या है, एथिकल कंसर्न है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर जो है बहुत छोटा बना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।